心に応えよ。हम सब जानते हैं किसी मूव का कितना बड़ा रोल रहता है किसी भी बैटल में। I mean, एक मूव के जरिए ही तुम किसी बैटल को खत्म कर पाते हो। अगर तुम्हारे पास कोई अच्छा मूव नहीं है बैटल एंड करने के लिए तो तुम्हारे जीतने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पर तुम्हारी एफिशिएंसी भी डिपेंड करती है और ऐश का ग्रेनिंजा इस बात का परफेक्ट एग्जाम्पल है, जिसके पास उतने कुछ खास मूव्स नहीं है। I mean, बहुत कमजोर मूव्स ही हैं, लेकिन वो इस लेवल पे इन मूव्स को यूज करता है कि बड़े से बड़े अपोनेंट को हिला कर रख देता है। और हाँ, सिर्फ ग्रेनिंजा ही नहीं बल्कि ऐसे कई सारे पोकेमॉन हैं जो कि नॉर्मल मूव्स को ही अलग लेवल पे यूज कर देते हैं। और इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट मूव्स की जो पोकेमॉन एनिमे में अभी तक यूज किए गए हैं। और हाँ, यहाँ पर मैं मूव्स को सिर्फ पावर के बेसिस पे रैंक नहीं करने वाला हूँ। मैं पावर प्लस यूजफुलनेस प्लस उनके यूजर की एफिशिएंसी, इन सारी चीजों को कंसिडर करूंगा। और हाँ, वीडियो में अंत तक बने रहो क्योंकि लास्ट में जो नंबर 1 पे मूव आने वाला है वो 100% तुम्हें शॉक कर देगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो नंबर 10, गार्डियन ऑफ अलोला यूज्ड बाय कोकुइस टापू कोको। ये मूव एक जी मूव है जो कि टापू कोको का सबसे ताकतवर अटैक है। ये मूव इतना ज्यादा ताकतवर है कि इसे अलोला में अल्टीमेट जी पावर कहा जाता है। इसकी पावर इतनी ज्यादा थी कि टापू कोको ने इससे पिकाचू के 10 मिलियन वोल्ट थंडर बोल्ट को भी राइवल कर दिया था। अंत में भले ही यहाँ पर पिकाचू इस अटैक को ओवरपावर कर पाया था, लेकिन हाँ, इट इज एन अनडिनाइबल फैक्ट कि पिकाचू को लिटरली अपनी पूरी जान लगा देनी पड़ी थी इस अटैक को ओवरपावर करने के लिए। लेकिन हाँ, सही से देखा जाए तो ये अटैक जितना पावरफुल है उतना यूजफुल नहीं है। I mean, इस अटैक में टापू कोको एक एनर्जी से भरे हुए जाइंट हेडलेस ह्यूमन क्रीचर को समन करता है जो कि अपने एक फिस्ट से अटैक करता है। एंड सही मायने में देखा जाए तो ये अटैक काफी स्लो है। कोई फास्ट पोकेमॉन इस अटैक को काफी इजीली डॉज कर सकते हैं। ये मूव सिर्फ एक हेड कॉम्बैट के लिए ही अच्छा है, जिसमें सामने वाला इससे बचता नहीं है बल्कि अपने ही किसी मूव से रिटेलिएट करता है और उसे ओवरपावर करने की कोशिश करता है। इसीलिए ये अटैक इतना पावरफुल होने के बाद भी नंबर 10 पर है। नंबर 9, ब्लास्ट बर्न यूज्ड बाय अलान्स मेगा चार्जार्ड एक्स। अब ये मूव भले ही पावर में गार्डियन ऑफ अलोला से पीछे हो, बट हाँ, इट इज क्वाइटली यूजफुल क्योंकि ब्लास्ट बर्न कोई स्लो अटैक नहीं है बल्कि काफी फास्ट अटैक है जो कि विद इन नो टाइम में ही फायर हो जाता है। I mean, इस अटैक में यहाँ पर अलान का चार्जार्ड सिर्फ खुद को आग में कवर करके जमीन पर पंच करता है। इस अटैक को सिर्फ और सिर्फ हाई चैंपियन लेवल के पोकेमॉन ही सह पाए हैं। अलान के मेगा चार्जार्ड एक्स ने इस अटैक से ऐश के बॉन्ड इवॉल्व ग्रेनिंजा को हरा दिया था, जिसकी स्टैमिना एंड रिफ्लेक्सेस मिड चैंपियन लेवल की थी। सो हाँ, ये मूव भी काफी पावरफुल है, लेकिन हाँ, लिस्ट में उतना ऊपर नहीं है। ऑल बिकॉज यहाँ पर इसकी भी यूजफुलनेस लिमिटेड है क्योंकि ये मूव जमीन पर फायर होता है, विच मीन्स तुम्हारा अपोनेंट जमीन पर रहना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि ये मूव सिर्फ जमीन पर हिट होता है इसलिए इस मूव को डॉज करना इतना आसान है कि कोई पोकेमॉन सिर्फ उछल के इससे बच सकता है, क्योंकि ऐसी कोशिश तो मेगा हाउंड डूम ने भी की थी, लेकिन हम सब जानते हैं कि एंड में उसका क्या हाल हुआ था। लेकिन हाँ, अगर कोई ऐसा पोकेमॉन है जो कि उड़ सकता है तो ये मूव उसे हिट होना काफी मुश्किल है, क्योंकि इसके लिए यहाँ पर अलान के चार्जार्ड को पहले उसे नीचे लाना होगा, इतना कि वो ब्लास्ट बर्न की रेंज में आ जाए, अदरवाइज ये मूव उसे हिट नहीं होगा। तो नंबर 8, वाटर शुरिकेन यूज्ड बाय ऐश ग्रेनिंजा। अब इस मूव को लेकर थोड़ा डिबेट हो सकता है कि भाई यहाँ पर वाटर शुरिकेन ब्लास्ट बर्न से आगे कैसे है, जबकि यहाँ पर अलान के चार्जार्ड ने तो ऐश ग्रेनिंजा को हरा दिया था जब ब्लास्ट बर्न एंड वाटर शुरिकेन की एक आखिरी टक्कर हुई थी। वेल हाँ, ये बात सच है, लेकिन अगर तुम एक चीज देखो तो पावर में ये दोनों अटैक लगभग बराबर थे, लेकिन ग्रेनिंजा का वाटर शुरिकेन यूजफुलनेस में कंप्लीट यहाँ पर ब्लास्ट बर्न को बीट करता है, क्योंकि पहले तो ये मूव ब्लास्ट बर्न से भी कम टाइम लेता है हिट होने में, प्लस यहाँ पर इस मूव की ताकत कभी भी इंक्रीज हो सकती है, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट ये मूव कभी भी कहीं पर भी हिट हो सकता है। इसमें कोई ब्लास्ट बर्न जैसा लिमिटेशन नहीं है कि ये मूव सिर्फ जमीन पर ही हिट होगा, या फिर अगर अपोनेंट ऊपर भी है तो इतना ऊपर नहीं जाना चाहिए कि वो ब्लास्ट बर्न की रेंज से बाहर चला जाए। ग्रेनिंजा का ये अटैक किसी भी डायरेक्शन में यूज हो सकता है, और हाँ, पावर में भी ब्लास्ट बर्न एंड वाटर शुरिकेन सेम लेवल पर है। अलान का चार्जार्ड मैच को लास्ट में सिर्फ और सिर्फ अपनी हाई इंड्योरेंस के कारण जीत गया था। नंबर 7, मीटियोर मैश यूज्ड बाय स्टीवंस मेगा मेटाक्रॉस। ये मूव तो लिटरली ग्रेनिंजा के वाटर शुरिकेन से भी ज्यादा फास्ट है, जो कि कुछ सेकंड्स के अंदर ही कहीं ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर सकता है, और ये मूव भी कभी भी कहीं पर भी हिट हो सकता है इन एवरी डायरेक्शन। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस मूव की पावर भी वाटर शुरिकेन से ज्यादा है। इस मूव से स्टीवन के मेगा मेटाक्रॉस ने प्राइमल कायोगर को पानी में गिरा दिया था और एक बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन क्रिएट किया था। लेटर ऑन ये एक बिल्डिंग को एक ही मीटियोर मैश से डिस्ट्रॉय कर देता है। और हाँ, जब इसने अलान के चार्जार्ड पे इस मूव को यूज किया था तब इसने पहाड़ के ऊपर के हिस्से को भी तोड़ दिया था। सो पावर की बात करूं यहाँ पर यूजफुलनेस की, दिस मूव एक्सेल्स इन बोथ क्राइटेरियाज। नंबर 6, ड्रैगन पल्स यूज्ड बाय सी बॉल्स मेगा ब्लास्टॉइज। पावर के मामले में ये मूव ब्लास्ट बर्न एंड वाटर शुरिकेन से भी ज्यादा पावरफुल है। तुम इस मूव की पावर का अंदाजा इस बात से लगा सकते हो कि सी बॉल्ट के मेगा ब्लास्टॉइज ने अलान के मेगा चार्जार्ड एक्स को अपने ड्रैगन पल्स से आराम से हरा दिया था। हाँ, उसने पहले भी चार्जार्ड को 2 अटैक मारे थे, बट वी ऑल नो कि सी बॉल्ट का मेगा ब्लास्टॉइज उस मैच में अपने मिनिमम स्ट्रेंथ के साथ लड़ा था। अगर वो तभी से एक जोरदार ड्रैगन पल्स यूज करता तो एक ही ड्रैगन पल्स में अलान के चार्जार्ड को नॉकआउट कर सकता था। और हाँ, इस अटैक का एक्सप्लोजन भी तुम्हें याद ही होगा,
और तो और सीबॉल्ट के मेगा ब्लास्टॉइस के पास मेगा लॉन्चर की भी एबिलिटी है, जिससे वो अपने ड्रैगन पल्स को सुपर चार्ज कर सकता है। और जहां तक बात रही इसकी यूजफुलनेस की, ये यूजफुलनेस में मीटियोर मैश को भी बीट करता है, क्योंकि ये अटैक भी विद इन नो टाइम में ही फायर हो जाता है। और तो और ये काफी वाइड रेंज का अटैक है, क्योंकि सीबॉल्ट के मेगा ब्लास्टॉइस एक साथ 3 ड्रैगन पल्स फायर कर सकता है, जो कि इसे अकेले 3 अपोनेंट से लड़ने के काबिल बनाता है। अब तक मैंने जितने भी अटैक्स मेंशन किए हैं, सबसे कोई पोकेमोन एक समय पर बस एक ही अपोनेंट से लड़ सकता है, लेकिन इस अटैक से यहाँ पर सीबॉल्ट का मेगा ब्लास्टॉइस एक समय पर ही 3 अपोनेंट से लड़ सकता है, और तो और अपने तीनों ड्रैगन पल्स को कंबाइन करके एक बहुत ही बड़ा ड्रैगन पल्स बना सकता है, जिसकी पावर एक नॉर्मल ड्रैगन पल्स से कहीं ज्यादा होती है। नंबर 5, ड्रेको मीटियोर यूज्ड बाय सिंथिया गारचॉम्प। सीबॉल्ट का मेगा ब्लास्टॉइस भी यहाँ पर एक समय पर बस 3 अपोनेंट से ही लड़ सकता है, लेकिन सिंथिया का गारचॉम्प अपने ड्रेको मीटियोर से लिटरली मल्टीपल अपोनेंट से एक साथ लड़ सकती है। इसका रेंज तो यहाँ पे ड्रैगन पल्स से भी कहीं ज्यादा है। ये अटैक फायर होने में थोड़ा टाइम लेता है, बट इट्स वर्थ इट, क्योंकि जब ये फायर होकर आसमान में जाके ब्लास्ट होता है तब 20 से 30 मीटियोर्स बैटलफील्ड पर गिरते हैं। और हाँ, अगर इस मूव की पावर को भी देखा जाए तो ये मूव काफी ज्यादा ताकतवर है। इस मूव के एक हिट से ही आयरिस के हैक्सॉरस तक फेंट हो गया था, जो कि एक लो चैंपियन लेवल का पोकेमॉन है। और कमाल की बात तो ये है कि सिंथिया के गारचॉम्प ने सिर्फ अपने 40% पावर से इस अटैक को फायर किया था, लेकिन स्टिल इस अटैक के एक हिट से ही इसने एक लो चैंपियन लेवल की पोकेमॉन को वन शॉट कर दिया। नंबर 4, साइकिक यूज्ड बाय डायांथास मेगा गार्डेवोर। साइकिक अटैक तो जनरेशन 1 से ही अपना कमाल दिखा रहा है, लेकिन हाँ, लास्ट में जब डायांथा के मेगा गार्डेवोर ने इस अटैक को यूज किया था, इसने लिटरली अपनी असली ताकत दिखा दी। डायांथा की गार्डेवोर पहली पोकेमॉन बनी जिसने लियोन के चारजार्ड के जी मैक्स वाइल्ड फायर को काउंटर कर दिया था और उसे रिवर्स कर दिया, एंड लेटर ऑन यहाँ पर उसने उसके मैक्स एयर स्ट्रीम तक को रोक लिया था। तो इसकी पावर का अंदाजा तो तुम्हें इसी बात से हो गया होगा। और जहाँ तक बात रही यूजफुलनेस की, तो यूजफुलनेस में तो ये अटैक मल्टीपल वेज में यूज हो सकता है, जैसे कि अपना ऑफेंस करने के लिए, अपना डिफेंस करने के लिए, अपोनेंट की मूव को रिवर्स करने के लिए, उसके अटैक को डिफ्लेक्ट करने के लिए, ऐसे काफी कुछ। और हाँ, ये अटैक कॉम्बो अटैक भी बना सकता है, जैसे कि जब यहाँ पर लियोन के चारजार्ड ने जी मैक्स वाइल्ड फायर यूज किया, तब गार्डेवोर ने सिर्फ अपना डिफेंस किया साइकिक अटैक से, बल्कि उसके जी मैक्स वाइल्ड फायर को रिवर्स कर दिया और उसे खिलाफ यूज किया। प्लस यहाँ पर जब उसने मैक्स एयर स्ट्रीम से रोकने की कोशिश की, तब उसने मैक्स एयर स्ट्रीम को इमर्ज कर लिया इस अटैक में, और इस अटैक को बना दिया एक कॉम्बो अटैक, जिसमें 3 अटैक्स की पावर कंबाइंड थी, जी मैक्स वाइल्ड फायर प्लस मैक्स एयर स्ट्रीम प्लस साइकिक अटैक। नंबर 3, जी मैक्स वाइल्ड फायर यूज्ड बाय लियोन्स चारजार्ड। अगर मैं ये कहूं कि डायांथा की गार्डेवोर साइकिक अटैक से जी मैक्स वाइल्ड फायर को कंट्रोल सिर्फ इसीलिए कर पाई थी क्योंकि लियोन के चारजार्ड ने फुल पावर से यूज नहीं किया था, तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि लास्ट में उसने जी मैक्स वाइल्ड फायर के एक जोरदार हिट से डायांथा की मेगा गार्डेवोर को ओवर पावर कर दिया था। और हाँ, उस समय भी उसने फुल पावर यूज नहीं की थी, बल्कि बस थोड़ा ज्यादा जोर लगा दिया था, क्योंकि फुल पावर से तो इसने ये अटैक सिर्फ ऐश के पिकाचू पे यूज किया है, उसके 10 मिलियन वोल्ट थंडरबोल्ट के सामने। और उस समय इस अटैक की पावर कितनी ज्यादा थी मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। उस वाले अटैक को डायांथा की मेगा गार्डेवोर साइकिक अटैक से बिल्कुल भी नहीं रोक पाती। फुल पावर में इस अटैक ने 10 मिलियन वोल्ट थंडरबोल्ट की पावर को कंप्लीटली मैच कर लिया था। और जहां तक बात रही यूजफुलनेस की, ये अटैक काफी ज्यादा यूजफुल है। नंबर 2, 10 मिलियन वोल्ट थंडरबोल्ट यूज्ड बाय ऐश पिकाचू। अब 10 मिलियन वोल्ट थंडरबोल्ट एंड जी मैक्स वाइल्ड फायर के बीच में टाई हो गया था, मतलब इन दोनों अटैक्स में भी कोई ज्यादा पावरफुल नहीं था, दोनों इक्वली पावरफुल थे। तब फिर मैंने यहाँ पर 10 मिलियन वोल्ट थंडरबोल्ट को ऊपर क्यों रखा है? इसका सिंपल सा आंसर है यूजफुलनेस, क्योंकि 10 मिलियन वोल्ट थंडरबोल्ट जी मैक्स वाइल्ड फायर को काफी अच्छे खासे मार्जिन से बीट करता है यूजफुलनेस में। आई मीन इस अटैक में पिकाचू 7 बीम्स फायर करता है ऑल एट वंस, और प्लस ये अटैक अनअवॉइडेबल है, इससे बचा ही नहीं जा सकता, क्योंकि पिकाचू इन सारे बीम्स को कंट्रोल कर सकता है। और इसका परफेक्ट एग्जांपल है स्टीवन का मेगा मेटाग्रॉस, जिसकी स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस सारे सूडो लेजेंडरीज एंड नॉन लेजेंड में सबसे ज्यादा है, और वो तक इस अटैक को डॉज नहीं कर पा रहा था, क्योंकि पिकाचू के बीम्स उसका पीछा ही नहीं छोड़ रहे थे। 10 मिलियन वोल्ट थंडरबोल्ट के बीम्स चेजिंग मिसाइल्स की तरह काम करते हैं। आई मीन ड्रेको मीटियोर से तुम बच भी सकते हो अगर यहाँ पर तुम सिर्फ एक ही जगह पे खड़े हुए हो, क्योंकि वहां पर तुम्हें सिर्फ 2 या 3 मीटियोर ही लगेंगे, लेकिन 10 मिलियन वोल्ट थंडरबोल्ट से तो बचना कंप्लीट इम्पॉसिबल है, चाहे तुम यहाँ पर भागो या फिर एक ही जगह पे खड़े रहो, क्योंकि वो सातों बीम्स लिटरली चेजिंग मिसाइल्स की तरह तुम्हारा पीछा करेंगी। एंड आई थिंक इतने रीजंस काफी हैं 10 मिलियन वोल्ट थंडरबोल्ट को जी मैक्स वाइल्ड फायर से ऊपर रखने के लिए। तो अब सवाल उठता है कि नंबर 1 पर कौन सा अटैक होगा, क्योंकि यहाँ पर जी मैक्स वाइल्ड फायर आया नहीं, यहाँ तक कि 10 मिलियन वोल्ट थंडरबोल्ट भी नंबर 1 पर नहीं आया है। तो नंबर 1 पर आखिर कौन सा अटैक है? वेल, नंबर 1 पर ना ही यहाँ पर किसी वर्ल्ड चैंपियन लेवल के पोकेमॉन का अटैक है और ना ही किसी हाई चैंपियन लेवल के पोकेमॉन का। नंबर 1 पर है जो अटैक आता है वो पॉसिबली यहाँ पर एक लो लेवल का पोकेमॉन है। सो यस, फाइनली नंबर 1, डेस्टिनी बॉन्ड यूज्ड बाय सिंथिया स्पिरिट 2। ये काफी ज्यादा शॉकिंग हो सकता है, लेकिन एक बार मेरी बात सुन लो, ये अटैक लिटरली किसी को भी फेंट कर सकता है। डजंट मैटर कि किसी पोकेमॉन का लेवल क्या है। पावर की बात करें तो पावर में तो मेरे हिसाब से ये मूव सबसे ऊपर आना चाहिए, क्योंकि स्पिरिट ट्यूब ने ऐश के पिकाचू को नॉकआउट कर दिया था, जो कि स्टीवन के मेगा मैटग्रॉस की मीटी और मैश से भी नहीं हारा था।
मतलब जो काम एक हाई चैंपियन लेवल का पोकेमॉन नहीं कर सका, वो काम एक लो टू मिड लेवल के पोकेमॉन ने कर दिया। बस इसमें एक रिक्वायरमेंट है कि इसमें जो पोकेमॉन डेस्टिनी बॉन्ड यूज़ कर रहा है, हारने के बस 1 टर्न पहले ही उसे ये मूव यूज़ करना है। तब 100% चांस है इस बात का कि जब वो हारेगा तब उसके बाद उसका अपोनेंट भी हार जाएगा। और इसकी ये रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाती है क्योंकि इस पूरे वीडियो में मैंने स्पेसिफिक ट्रेनर के पोकेमॉन को इंक्लूड किया है और यहाँ पर मैं सिंथिया का नाम ले रहा हूँ, सिंथिया की स्पिरिटोम। और हाँ, सिंथिया की स्ट्रैटेजी किस लेवल पे है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। सो हाँ, सिंथिया इस मूव को बिल्कुल सही मौके पर आराम से यूज़ कर लेगी। सो हाँ, ये मूव यूज़फुलनेस एंड पावर दोनों ही क्राइटेरिया को पूरा करता है। यूज़फुल इसलिए क्योंकि अगर सिंथिया के स्पिरिटूम हारता है तो उसका बलिदान बेकार नहीं जाएगा, वो अपने साथ सामने वाले को भी लेकर डूबेगा। और पावर में तो भाई क्या ही कहूँ, I mean 10 मिलियन वोल्ट थंडरबोल्ट एंड जी मैक्स वाइल्ड फायर को तो शायद कोई सह भी ले अपनी पूरी ताकत से, लेकिन इस मूव को तो सहा ही नहीं जा सकता है। ये 100% गारंटी देता है कि सामने वाला फेंट हो जाएगा। सो हाँ गाइज, ये थी मेरी लिस्ट। आप अपनी लिस्ट कमेंट्स में बताइए कि आपके हिसाब से टॉप 10 मोस्ट पावरफुल अटैक्स कौन से हैं जो कि अब तक पोकेमॉन एनिमे में यूज़ हुए हैं नॉन लेजेंड के जरिए। सो चलिए गाइज, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना एंड चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेना ऐसी पोकेमॉन के अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए। और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर देना ताकि आप मेरे चैनल के लेटेस्ट वीडियो से नोटिफाइड रहें। एंड फाइनली गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे स्ट्रॉन्ग एंड स्टे हैप्पी।